सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप स्वागत है आपका एक और नए कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, लेक्चर सीरीज़ में। तो हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के लेक्चर्स को कर रहे थे। तो फाइनली आज एक कंक्लूज़न वीडियो है जिसमें हम लोग एक लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि आता है आपका टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक के अंदर, और उसका नाम है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आपका ओपन सर्किट टेस्ट, या फिर जिसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी बोलते थे। ठीक, तो नो लोड टेस्ट जो है उसको हम लोग करते थे इंडक्शन मोटर में, ताकि हम लोग नो लोड का जो लॉसेस है, आमतौर पे कोर लॉस और रोटेशनल लॉसेस है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लोड कोई लगा नहीं है तो करंट ऑलमोस्ट काफ़ी कम होगा। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस तो होगा ना, कौन सा लॉस होगा? कोर में जाने वाला लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो नो लोड का जो करंट होता है वो आपका 20 to 30% होता है आपका रेटेड करंट के, जो कि ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कोर लॉस भी ज़्यादा होगा ना। मतलब कोर लॉस एक मेन इफेक्ट शो करता है इन केस ऑफ नो लोड टेस्ट। ठीक, तो जो दूसरा टेस्ट है ये आपका है ब्लॉक टू रोटर टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है? एनालॉगस टू, पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि इट इज़ एनालॉगस टू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसके जस्ट एनालॉगस है। ठीक, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मोटर का जो शाफ्ट है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हम लोग एक पुली प्लस शाफ्ट, पुली प्लस बेल्ट का एक मैकेनिज्म लगाते हैं और उसको टाइट कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है, हमारा रोटर घूम नहीं सकता है। तो ऐसा फील होता है मोटर को कि रोटर को किसी ने ब्लॉक करके रखा है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, या फिर लॉक्ड रोटर टेस्ट, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसको हम लोग जो करते हैं वो करते हैं रेटेड, मतलब कि जो करंट है वो रेटेड फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में देखे थे कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका दो साइड होता है, एक होता है प्राइमरी साइड और एक होता है आपका सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड को अपन लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, तो प्राइमरी साइड को हम लोग सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो कुछ वैसा ही इस टाइप का है। तो उस केस में जो करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो रेटेड करंट ही फ्लो होता है। ठीक, अब इस रेटेड करंट को फ्लो कराने के लिए अपने लोगों को जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का, उसमें हम लोग को वोल्टेज जो है वो आपका कम देना पड़ेगा रेटेड से। ठीक है, नहीं तो इससे क्या होता है कि वाइंडिंग ओवर हीट होकर के बर्न हो सकता है। तो इस चीज़ का हमको खासा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भी जो है वो रेटेड से कम है। मतलब अगर ये 220 वोल्ट रेटेड है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग 220 नहीं देंगे। हो सकता है कि 100 150 दें, या फिर 120 दें, या फिर 170 दें, ऐसा ही कुछ हो सकता है। यही एक रेंज रहता है, तो इसीलिए वो रेटेड से काफ़ी कम हो गया। और इसे हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, कॉपर लॉस रोटर का और स्टेटर का दोनों को मिला करके। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोर लॉस भी होता है, लेकिन वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, ब्लॉक रोटर टेस्ट को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर, जो शाफ्ट है इंडक्शन मोटर का, वो काफ़ी हेवीली लोडेड, इतना हेवीली लोडेड कि घूम ही नहीं पा रहा है। तो भी उस केस में भी तो आपका जो रोटर है वो ब्लॉक ही रहेगा ना, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम जो है कुछ आपका ऐसा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज देते हैं। उसके बाद फिर ये है आपका मोटर, इसका मोटर का हम लोग रोटर को ब्लॉक पहले से करके रखे हैं। अब उसके एक वाइंडिंग में मान लेते हैं ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है और ये सी फेज़ है। तो ए फेज़ में हम लोग लगाते हैं एक एमीटर, और दो फेज़ में ए और बी फेज़ के बीच में हम लोग लगाते हैं एक वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो ए और बी फेज़ और बी और सी फेज़ के बीच में हम लोग एक लगाते हैं वाट मीटर यहाँ पे, और दो वाट मीटर लगाते हैं बकायदा। दो वाट मीटर क्यों? क्योंकि एक वाट मीटर आपका एक फेज़ का रीडिंग ले रहा है और दूसरा वाट मीटर दूसरा फेज़ का रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। हालांकि जो ओपन सर्किट टेस्ट था उसमें भी कुछ ऐसा ही था, बट मैंने ड्रॉ नहीं किया था, सेम ही सर्किट है। ठीक है, बस अंतर उसमें इतना है कि हम लोग उसमें कोर लॉस पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सेम सर्किट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये हो गया आपका सर्किट। अब इसके अक्रॉस हम लोग रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज दिए। रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज जैसे दिए तो जो उस टाइम पे वोल्टमीटर का जो रीडिंग है कुछ होगा। ठीक, एमीटर का रीडिंग होगा, हाँ होगा। ठीक है,
और उसके फिर जो वाट मीटर है P1 P2 जो है ये वाट मीटर है, लिख देता हूँ मैं, P1 एंड P2 आर वाट मीटर्स। आर वाट मीटर्स, ये वाट मीटर है और ये वाट मीटर रीडिंग जो है दो अलग अलग फेजेस का ले रहा है। तो इस केस में जो PSCL हो जाएगा, देखा जाए तो वो हो जाएगा P1 प्लस P2, मतलब कि वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 का रीडिंग। हाँ, अब इस चीज़ को हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि देखिए जो PSC हुआ आपका वाट मीटर, जो करंट जो है वो आपका क्या है, ISCL का अगर हम लोग बात करेंगे तो ISCL क्या है कि लाइन करंट ऑन शॉर्ट सर्किट। लाइन करंट क्या मेजर कर रहा है, लाइन करंट ऑन शॉर्ट सर्किट। दो वैल्यूज होता है थ्री फेज में, एक होता है लाइन वैल्यू और एक होता है फेज वैल्यू। तो चूंकि लाइन में इसको हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं तो ये लाइन करंट को मेजर करेगा। ठीक है, उसका जो VSCL है वो क्या करेगा, लाइन वोल्टेज, लाइन शॉर्ट सर्किट पे लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा। अब यहाँ से हम लोग जैसा ट्रांसफार्मर में करते थे, क्या करते थे, कॉपर लॉस को निकालते थे। तो कॉपर लॉस निकालने से हम लोग को फायदा क्या होता है, कॉपर लॉस निकालने से हम लोग को सर्किट का पैरामीटर्स पता चलता है। देखिए होता क्या है कि जो भी टेस्ट सब हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, चाहे आपका ओपन सर्किट टेस्ट हुआ, चाहे आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ, ठीक, तो इससे हम लोग परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने का सीधा मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर मशीन के पैरामीटर्स को जानिए। पैरामीटर्स बोले तो उसके रेजिस्टेंस को, उसके इंडक्टेंस को, ठीक है, क्योंकि ये दो पैरामीटर है जो कि हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली हम लोग इसके थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और कोई भी इम्पीडेंस जो होगा वो भी आपका वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो रिएक्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपका Z पे डिपेंड कर जाएगा, Z और R पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा करके हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं कि जो सर्किट का जो पैरामीटर्स है, बाकायदा रेजिस्टेंस हो गया, बाकायदा इम्पिडेंस हो गया, बाकायदा आपका रिएक्टेंस हो गया, सब चीज़ का वैल्यू क्या आएगा या क्या आना चाहिए। और अगर यदि मान लीजिए उसका वैल्यू ऐसा आता है जिससे हमारे मशीन का परफॉर्मेंस घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बार जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को सुधार करेंगे, है ना। क्योंकि लेबोरेटरी में या फिर बोल सकते हैं किसी मशीन का प्रैक्टिकली यूज़ होने से पहले उसका टेस्टिंग होता है, और वो टेस्टिंग ज़रूरी है। जब तक वो टेस्टिंग सही से नहीं होगा तब तक हम लोग कह नहीं सकते कि वो मशीन इज़ रेडी टू यूज़ इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट का पावर को मेजर करेगा, शॉर्ट सर्किट लाइन करंट को मेजर करेगा और शॉर्ट सर्किट लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो PSC है, जो टोटल पावर है, वो उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √3 VSC L ISCL इंटू cos phi SC लिख सकते हैं, क्योंकि एक्टिव पावर का थ्री फेज में डेफिनेशन यही है, √3 V लाइन I लाइन इंटू cos phi, है ना। तो हमारे पास लाइन वोल्टेज का रीडिंग ये कर रहा है, लाइन करंट का रीडिंग ये कर रहा है और पावर का रीडिंग तो ये कर ही रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी आपका cos phi है, इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पावर फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और पावर फैक्टर कैलकुलेट करने से क्या होगा, इससे हमको ये पता चलेगा कितना अमाउंट ऑफ पावर जो है वो आपका एक्टिवली ट्रांसफर हुआ और कितना अमाउंट ऑफ पावर आपका रिएक्टिवली ट्रांसफर हुआ। पावर फैक्टर का अच्छा होना, मतलब 1 के करीब होना, ये दर्शाता है कि वो जो मशीन है उसका जो एफिशिएंसी वो अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा करके cos phi SC जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा रीडिंग्स है, सारा रीडिंग्स है, मतलब PSC बाय √3 इंटू ISCL इंटू VSCL, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक और चीज़, मैंने कहा पैरामीटर्स के बारे में, तो पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, सर्किट पैरामीटर्स। तो इसमें क्या आता है, रेजिस्टेंस,
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कोई भी एक साइड रेफर कर सकते हैं, या तो स्टेटर साइड या तो रोटर साइड। तो मतलब कहने का ये है कि स्टेटर और रोटर के वाइंडिंग का ओवरऑल एम्पीडेंस हम लोग एक एक करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने में जो मशीन है वो आपका असेंबल्ड है या कंबाइंड है। तो उस केस में हमको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने से भी अपने लोगों का काम बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जो स्टेटर में वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं सेम वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग रोटर में भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PSC सॉरी बाय ISC। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये फेज वैल्यू होगा, ये भी फेज वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक, देखिए पावर लाइन हो चाहे फेज हो मींस द सेम। ठीक है, लेकिन जो ISC फेज हो जाएगा, ISC फेज अगर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ISCL बाई √3। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो VSC फेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका VSCL बाय √3। ठीक है, तो यहाँ पे फेज वैल्यू ले रहे हैं, P मतलब फेज वैल्यू, ISC यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेज वैल्यू। एक काम करता हूँ, उसको यहीं लिख देता हूँ। इसको कॉपी, ठीक है। ये हो गया आपका RE सर्किट पैरामीटर्स पहला। अब उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग ZE भी तो निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, वो भी अगेन फेज वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखिए आया ना, VSCP और ISCP लाइन पे डिपेंड नहीं करता है आमतौर पे, क्योंकि फेज में सारा वैल्यूज होता है। ध्यान अगर यदि हो तो फेज में सारा वैल्यूज होता है, तो फेज में जो सर्किट पैरामीटर्स आएगा उसी को हम लोग कहेंगे। कभी लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं निकालते हैं, लाइन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ZE आ गया तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग XC निकाल सकते हैं। XC क्या हो जाएगा √ZE1 स्क्वायर माइनस RE1 स्क्वायर। सिंपल आया ना। तो ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ द मोटर रेफर टू द स्टेटर साइड। मतलब इसको हम लोग स्टेटर साइड से कहिए चाहे फिर रोटर साइड से कहिए, दोनों बात बराबर है, मतलब कि हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है ये वही है कि इससे हम लोगों को क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये और ये, इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम लोग किस टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे हमारा जो पावर है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पाए स्टेटर से रोटर और कम लॉस को कंडक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जब हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अंडर सेम कंडीशंस, तो उस टाइम पे रोटर का जो करंट है और एंड फ्रीक्वेंसी है वो एग्जिस्ट करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के जैसा। एट तो उस केस में एक और चीज़ है कि एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द स्लिप ऑफ मोस्ट इंडक्शन मोटर्स इज ओनली 2 to 4% नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में। ठीक है, and the resulting frequency is in the range of 1 to 2 Hz for the stator frequency of 50 Hz. Therefore, block rotor test should be performed at reduced frequency because the effective rotor resistance and leakage reactance at the reduced frequency. इससे क्या होगा कि हमारा जो वैल्यूज है वो डिफर हो जाएगा। मतलब कहने का सीधा सीधा हिंदी माध्यम में ये है कि ये जो टेस्ट है उसको हम लोग वोल्टेज जब रिड्यूस्ड कर रहे हैं, वोल्टेज को V रेटेड से रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे हमको फ्रीक्वेंसी भी F रेटेड से रिड्यूस करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो क्या है कि जो स्लिप का वैल्यू है वो आपका एक रेंज में रहेगा। स्लिप विल बी इन रेंज, ठीक है, ताकि हमारा जो रीडिंग है उसमें कुछ एरर ना आ जाए। क्योंकि हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है या फिर इंडक्टेंस जो है वो आपका स्लिप डिपेंडेंट पैरामीटर है ट्रांसफार्मर के केस, सॉरी इंडक्शन मोटर के केस में। तो अगर कोई भी डेटा वेरी करता है तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो एरर आ जाएगा ना, इसीलिए ये कहा जाता है। हाँ, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू obtain accurate results
The blocked rotor test is performed at a frequency 25% or less than rated frequency. इस केस में हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट, काफ़ी एक्यूरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट में हम लोग बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉपर लॉस रोटर का और स्टेटर का। और कॉपर लॉस और अच्छा एक और चीज़, हाँ हम लोग एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक मैं वर्ड कहूँगा कि हम लोग जब कभी भी ये एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल है, उसमें क्या पूछा था कि हम लोग जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसमें से हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं और मेज़र क्या करते हैं। मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, मतलब कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट एंड मेज़र, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कैलकुलेट मतलब हम लोग किस मैथमेटिकली क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं और मेज़र क्या करते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग मेज़र क्या कर रहे हैं, ये चीज़ कॉपर लॉस रोटर का और स्टेटर का, लेकिन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं इंडक्शन मोटर पे, वो चीज़ उसमें हम लोग मेज़र करते हैं शॉर्ट सर्किट का करंट, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज और पावर, शॉर्ट सर्किट का पावर। लेकिन हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेट क्या करते हैं, पावर फैक्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट जो लिखा हूँ, 25% और लेस। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और इसी के साथ आप लोगों का 3 फेज इंडक्शन मोटर का सारा टॉपिक जीयूटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म होता है। और इसके बाद का जो टॉपिक है उसको किसी और नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अगर इस सीरीज़ को पूरा फॉलो किए हैं तो काफ़ी कुछ आप लोग सीखे होंगे। और यदि मान लीजिए कोई लोग बीच से जुड़े हैं तो वो लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो अपलोड शायद नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, इतना नीड है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।